हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है फ्रांस की क्रांति के बारे में। इससे पहले मैं फ्रांस की क्रांति पर एक वीडियो जो है वो बना चुका हूं, उसका पार्ट फर्स्ट। और आज हम पार्ट सेकंड में चर्चा करेंगे। और आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो फ्रांस की क्रांति के जो कारण हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा अगर हम बैक में जाएं तो हमने पढ़ा था लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां, इनके समय की शासन व्यवस्था जो होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। और किस प्रकार लुई 16वें के आने के बाद जिस प्रकार का दखल कुलीन वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था में दिया गया, उससे फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। और जब इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो जाती है फ्रांस की, तो उसके बाद इसके विरुद्ध में बातें उठना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसके कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कारण जो है वो फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण होते हैं, और वो कारण क्या थे हम इस फ्रांस की क्रांति वाले टॉपिक में समझेंगे। तो आप बड़े आराम से इस लेक्चर को सुनिए और फ्रांस की जो क्रांति है उसमें उसके कारणों के योगदान का आज हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन कारणों की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैं राजनीतिक कारणों की बात करूंगा। राजनीतिक कारणों को जानेंगे क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो फ्रांस की जनता को प्राप्त नहीं थी। क्योंकि लुई 14वां जो है उसके शब्द थे कि मैं ही राज्य हूं। यानी कि उन्होंने कहा था कि मेरे जो शब्द हैं वो राज्य हैं, कानून है, नियम है, सब मैं ही हूं। ठीक है, तो इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव जो है वो फ्रांस की जनता उस समय महसूस कर रही थी। और इस राजनीतिक कारण में बहुत सारे कारण शामिल हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला राजनीतिक कारण, इस राजनीतिक कारण में लुई 14वां के द्वारा एक शब्द कहा गया। लुई 14वां ने कहा कि मैं ही राज्य हूं। मैं ही राज्य हूं। ठीक है, तो मैं ही राज्य हूं, आप लोग समझ जाओ ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल दे कि मैं ही सरकार हूं, ठीक है, तो आप लोग जान जाओगे कि ये व्यक्ति जो है अपने सामने किसी और की सुनने वाला है नहीं। तो सेम कंडीशन जो होती है वो यहां पर होती है। लुई 14वां का ये शब्द बहुत कुछ बयां करता है कि मैं ही राज्य हूं। इसके इसके सामने जो भी नियम थे, पद थे, शासन थी, सत्ता थी, सब इसके सामने छोटे थे। इस प्रकार फ्रांस की जनता जो है वो राजनीतिक अधिकार कुछ तो प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन इनके सामने उन्हें कोई भी अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं था। तो राजनीतिक कारणों की शुरुआत इस समय से हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो व्यवस्था बढ़ी थी आगे, क्योंकि ये तो लुई 14वां का उदाहरण है। इसी प्रकार जो अगले आगे जो शासक आए थे, जैसे लुई 16वां आया था। ठीक है, कौन आया था, लुई 16वां आया। लुई 16वां आया, और लुई 16वां जो होता है इसके द्वारा कहा गया था कि यह चीज जो है वो कानूनी है। ठीक है, यह चीज कानूनी है। क्यों कानूनी है, क्यों लीगल है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। ये इसके द्वारा बात बोली गई थी कि इसने कोई काम कर दिया, वो काम क्या है, कानूनी है, वो काम अच्छा है, सही है, लीगल है, क्योंकि लुई 16वां ऐसा चाहता है। तो इसके शब्दों से आप समझ सकते हो कि इसने जो काम कर दिया वो सही है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता किसी भी तरह से। उससे कोई ये नहीं पूछ सकता कि ये चीज कहां लिखी है, क्योंकि वो कहता था कि ये चीज सही है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं।
ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये इनके शब्द जो हैं एकाधिकार का बता रहे हैं। इनके सामने किसी भी प्रकार का रूल, किसी भी प्रकार का कानून भी इनके कानून के सामने बौना हो जाता था, इनके सामने वो छोटा हो जाता था, क्योंकि ये जहां से चलते थे इनके पीछे कानून चलता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जो फ्रांस की जनता है वो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण माना गया, दूसरा जो प्रमुख कारण माना गया वो इनके राजनीतिक कारणों में जिसके विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया था, वो थी इनकी रहन सहन, इनकी जीवन लाइफ स्टाइल, इनके राजमहल की व्यवस्था, जिसमें 1000 तो नौकर थे। आप लोग सोचिए, जिसमें 1000 नौकर थे और बहुत चकाचौंध की जिंदगी थी इनकी। महंगी जीवन शैली, महंगी जीवन शैली और वर्साय में निर्मित शाही राजमहल, वर्साय में निर्मित शाही राजमहल, जिसकी लागत करोड़ों रुपए व मासिक खर्चे भी करोड़ों रुपए थे, मासिक खर्चे भी करोड़ों रुपए थे। समझ आ गई आप लोगों को बात। जो मासिक खर्चे होते थे वो भी क्या थे, करोड़ों रुपए थे। तो इनकी महंगी जीवन शैली और वर्साय में निर्मित शाही राजमहल, इनकी लागत जो थी वो कैसी थी, करोड़ों में थी, और इनके खर्चे भी थे करोड़ों में थे, क्योंकि इनके जो जिस महल में ये लोग रहते थे उस महल के अंदर 1000 नौकर थे। कितने, 1000 नौकर थे, और हर समय वहां पे पूरे परिवार के लोग जो है वो रहते थे, अनाप शनाप खर्च करते थे। तो ये जनता थी, उसके पैसे थे वो, उस जनता के पैसे थे वो, और जनता इस चीज को देख रही थी कि हम लोग किस प्रकार से खेती करते हैं, क्योंकि किसानों का 85% जो टैक्स है वो इसी में चला जाता था। तो उन लोगों का मन जो है इससे क्या हो चुका था, बिगड़ चुका था। ठीक है, इसके अलावा जो इन लोगों के जो अधिकारी थे, ठीक है, इन लोगों के जो अधिकारी थे वो भी जनता पर शासक की तरह व्यवहार करते थे। आप लोग देखते हो ना, गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होता है, जब वो उसके हाथ में कोई दायित्व दे दिया जाता है तो वो जनता के साथ उसका जो रुख होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है। कुछ उदाहरणों को छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो आपको ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा आपका काम ये नहीं होता। तो बिल्कुल सेम कंडीशन जो होती है वो यहाँ अधिकारियों की हो जाती है। अधिकारियों का जो व्यवहार था जनता के प्रति वो बिल्कुल बेकार था, और जनता उन अधिकारियों के व्यवहार से परेशान होकर सीधा राजा को टारगेट करती थी। इनके अधिकारियों का व्यवहार जनता के साथ सही नहीं था। ठीक है, इनके अधिकारियों का जो व्यवहार था वो जनता के साथ सही नहीं था। अब जब इनके जनता का जो व्यवहार है वो इनके प्रति पहले जो आस्था थी वो क्या हो गई थी, आस्था समाप्त हो गई थी। और फ्रांस के जो लोग थे उनकी आस्था लगातार कम हो रही थी। इसीलिए इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध में जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसमें इतिहासकार प्रोफेसर केटेलगी ने एक बात बोली है। ठीक है, क्या बोली है, प्रोफेसर केटेलगी के द्वारा जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि जो शासक थे उनकी जो शासन व्यवस्था है वो किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित नहीं थी,
कहते हैं ना ये हर चीज के सिद्धांत होते हैं। तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी, फ्रांस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फ्रांस के जो शासक थे उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, तो किस पर थी, वो इनकी इच्छाओं पर आधारित थी। इनकी जो मन करेगा वो करेंगे, जो इच्छा करेगी वो करेंगे। तो याद रखना है, ये बात बोली है प्रोफेसर केटी लेवी ने कि फ्रांस के शासकों की जो सत्ता थी वो सिद्धांतों के ऊपर आधारित नहीं थी, वो इच्छाओं के ऊपर आधारित थी। नोट डाउन कीजिएगा। फ्रांस की सत्ता इच्छाओं पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, इच्छाओं के ऊपर आधारित थी। क्लियर, इच्छाओं के ऊपर क्या थी, आधारित थी। फ्रांस की सत्ता सिद्धांतों पर आधारित ना होकर किस पर आधारित थी, तो इच्छाओं के ऊपर आधारित थी। बहुत बड़ी बात है, इसमें तुम्हें पूरा पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फटाक से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए देखिए अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण है सामाजिक। कौन सा कारण है अगला महत्वपूर्ण कारण, अगला महत्वपूर्ण जो कारण है वो कारण है सामाजिक। कि सामाजिक कारण क्या क्या थे इस क्रांति के पीछे, और ये कारण मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण था। ये कारण मुख्य कारण था, और मुख्य कारण ही नहीं, ये कारण जो था वो सबसे बड़ा कारण था। देखिए ये कारण सबसे बड़ा कारण कैसे था, सामाजिक कारण इसलिए सबसे बड़ा कारण था क्योंकि ये जो वर्ग है यानी फ्रांस की जो जनता थी वो तीन पार्ट्स में क्या थी, डिवाइड थी, यानी कि तीन भागों में क्या थी, बटी हुई थी। किस प्रकार से तीन पार्ट में बटी हुई थी, इस प्रकार से तीन पार्ट में बटी थी कि जो प्रथम वर्ग था वो जो वर्ग था कुलीन, जो वर्ग था वो था पादरी वर्ग। दूसरे नंबर का जो वर्ग था वो वर्ग था कुलीन वर्ग, और तीसरे नंबर का जो वर्ग था वो था साधारण वर्ग। ठीक है, तो तीन भाग में ये डिवाइड थी। ठीक है, तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और कौन सा वर्ग था, एक था साधारण वर्ग। अब देखिए ये जो पादरी वर्ग है, ये जो पादरी वर्ग है, अब आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से उस समय पर, आज की बात नहीं कर रहा मैं, उस समय पर हिंदुओं के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी ही इनके अंदर पादरी वर्ग की थी। इनको विशेष सम्मान प्राप्त था, इनकी बात को टालना ही कोई पाप समझता था, इनकी अधर्म समझता था। ठीक है, दूसरा जो आता है कुलीन वर्ग आता है, सर्वश्रेष्ठ वर्ग आता है। और कुलीन जो वर्ग है, कौन सा वर्ग है, कुलीन जो वर्ग है, इसका भी समाज में विशेष प्रभाव था। पैसे दौलत धन दौलत किसके पास कोई कमी नहीं थी। और तीसरा जो वर्ग है वो साधारण वर्ग है, इसमें हमारे कृषक मजदूर काश्तकार ये सारे लोग आते हैं। तो ये तीन वर्ग थे, और इन तीनों लोगों का विभाजन इस प्रकार था कि इनके साथ सामाजिक स्तर पर ही नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट के स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा भेदभाव था। क्यों था, क्योंकि ये दोनों जो वर्ग हैं, यानी जो पादरी वर्ग है
और जो कुलीन वर्ग है, इन दोनों वर्गों पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। सारा जो टैक्स लगाया जाता था वो साधारण वर्ग पर लगाया जाता था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, समझिए बात को। ये जो पादरी वर्ग था, ये क्या था? श्रेष्ठ था। इसका सामाजिक प्रभाव था। सामाजिक प्रभाव था। सामाजिक प्रभाव के अलावा ये संपन्न थे। ठीक है। दूसरा जो वर्ग आता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो है उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव था, क्योंकि इस परिवार, इनके जो परिवार होते थे उनके बहुत सारे जो व्यक्ति थे वो सैन्य विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर पोस्ट थे। ठीक है। इसके अलावा इनके जो लोग थे वो राज दरबार में दरबारी मंत्री और सैन्य प्रबंध के मामलों में सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है। तो ये भी सेकंड पोजीशन पर थे, यानी कि द्वितीय नंबर पर इन्हीं का नाम आता था। इनका भी स्वयं का सामाजिक प्रभाव था। इनका भी सामाजिक प्रभाव था। ये भी संपन्न थे। इसके अलावा इनके पास सैन्य प्रभाव भी था, क्योंकि पादरियों के पास सैन्य प्रभाव नहीं था, क्योंकि इनके ये इस वर्ग के बहुत सारे लोग सेना में शामिल थे, इसलिए इनके पास क्या थी? सैन्य शक्ति थी। और साधारण वर्ग, जिसमें आप और हम लोग आते हैं, इसमें शिक्षक, व्यापारी, कृषक, मजदूर, जितने भी काम करने वाले लोग आते हैं सब इसी श्रेणी में शामिल थे। वकील हो गया, अध्यापक हो गया, कृषक हो गया, व्यापारी हो गया, दूध वाला हो गया, पान वाला हो गया, सारे लोग इसी में शामिल होते थे। अब देखिए, इनमें जो पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग था ये टैक्सों से फ्री थे। इनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा इनके ऊपर अनाप शनाप जो खर्चे हैं वो किए जाते थे। किसी भी प्रकार के जो खर्चे हैं, यानी कि जो अनाप शनाप खर्चे हैं वो इनके ऊपर होते थे। ठीक है। शासन प्रबंध था, बहुत अच्छी जिंदगी थी, लाइफ थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पीड़ित वर्ग था वो था किसान वर्ग। तो इस प्रकार ये पादरी वर्ग किसी बदलाव को सहमति नहीं देता था अगर कोई बदलाव किया जाए, ना ही कुलीन वर्ग किया जाए, लेकिन साधारण वर्ग जो था। अब इसके जो शिक्षक थे, व्यापारी थे, वकील थे, क्लर्क थे, काम करने वाले लोग जो दरबार में जाकर काम करते थे, ये कहते थे कि हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है, हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं इन लोगों से, लेकिन शासन ये लोग कर रहे हैं। किसी भी नियम कानून की बात इन लोगों से जानते थे। किसी अच्छी बातें जो थी इनके पास थी, क्योंकि शिक्षा ही तो है इनके पास, लेकिन सत्ता नहीं थी। और जब सत्ता नहीं थी तो उन्हें इनके नीचे जाके काम करना पड़ता था। जब नीचे जाके काम करना पड़ता था तो खुद के आदेश और खुद के लिए तो चलते ही नहीं थे। इसलिए यह वर्ग बदला। साधारण वर्ग कैसा था? साधारण वर्ग जो है वो बदलाव चाहता था, क्योंकि किसान से 85% तक जो उसका जो पैसा था वो टैक्स में चला जाता था। 85% जो फसल है वो टैक्स में चली जाती थी। ठीक है। कितनी प्रतिशत? 85% टैक्स में चला जाता था। आप लोग सोचिए कि आपको 100 रुपए मिले, आप पूरे दिन काम करके आओ, 100 रुपए मिले और शाम को एक आदमी आए बोले 85 रुपए हमें दे दे, ये पैसे जो हैं वो भारत सरकार को जाएंगे, तो आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। ठीक है। भले ही काम करना बंद पड़ जाए, करना आपको बंद करना पड़ जाए, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे। इतना पैसा थोड़ी दे सकते हैं भाई, 5 रुपए ले ले, 10 रुपए ले ले, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसका 85% जो पैसा है वो चला जाता था टैक्स में। तो ये आदमी तो कभी नहीं चाहेगा ऐसी व्यवस्था हो। तो बिल्कुल सामाजिक कारणों में ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे। लेकिन बाद में जब, अब आप लोग सोचोगे कि ये पादरी वर्ग नहीं चाहता था, बिल्कुल चाहता था, लेकिन संपूर्ण पादरी वर्ग नहीं चाहता था। पादरी वर्ग के शिक्षित लोग, पादरी जो वर्ग था इसके शिक्षित लोग थे, यानी कि बहुत सारे पादरी थे जो समझदार थे, अच्छे थे, जन जीवन के कार्य किया करते थे, वो व्यवस्था को समझते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। इस क्रांति के कारणों में वो भी लोग बने थे
अब आप लोग सोचोगे कि क्या कुलीन वर्ग इसमें शामिल नहीं था? कुलीन वर्ग भी था। देखो कुलीन वर्ग भी दो श्रेणियों में बटा हुआ था। एक श्रेणी थी कि ऐसे कुलीन लोग जो कि केंद्रीय दरबार में थे, और एक ऐसा वर्ग था जो प्रांतीय दरबार में थे। दो वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? दो वर्ग हो गए। देखिए, एक तो केंद्रीय, ऐसे लोग जो केंद्रीय दरबार में थे यानी कि स्वयं लुईस के दरबार में रहते थे, और एक प्रांतीय होता है उनके जो अधीन जो व्यवस्था थी उसमें। ठीक है, तो नंबर 2 पे आती है प्रांतीय। प्रांतीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था। तो केंद्रीय व्यवस्था के लोग और प्रांतीय व्यवस्था के लोग जो थे ये बहुत अच्छा जीवन यापन करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा जीवन यापन करते थे, ऐश और आराम की जिंदगी बिताते थे, और सामंतों को अपने अनुसार कंट्रोल करते थे, क्योंकि ये लोग दरबार में रहते थे दिन रात, सैन्य प्रभाव भी था। तो इस कारण इसी वर्ग के बहुत सारे लोग भी चाहते थे कि बदलाव हो। तो ये थे सामाजिक कारण। तो आपने दो कारण पढ़ लिए। पहला कारण यह है, पहला कारण जो था वो था राजनीतिक कारण, और दूसरा जो कारण है वो कारण कौन सा था? राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण है वो है सामाजिक कारण। ये दो कारण मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छे से आपने समझ भी लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की जो थ्योरी है उसको समझते हैं। ठीक है, मिटा दें। देखिए, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग की, और वो वर्ग है मध्यम वर्ग। वो वर्ग है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग, और वो वर्ग है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, इसमें शिक्षक खासकर, क्योंकि उसमें मैंने बात कर ली, लेकिन इसमें जो मध्यम वर्ग था जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था लेकिन फिर भी वो साधारण लोगों की श्रेणी में आते थे। तो मध्यम जो वर्ग है इसमें कृषक, वकील, शिल्पकार, पत्रकार, ये सारे लोग शामिल थे। इन लोगों ने भी सामाजिक बदलाव के लिए कार्य किए। इन्होंने भी जमकर उस समय की जो व्यवस्था है उसकी आलोचना की। देखिए, एक शिक्षक का प्रभाव बहुत पड़ता है क्षेत्र पर। कहते हैं ना कि पहले जमाने में गांव में एक टीचर होता था, और उस टीचर से सारे लोग अपने अपने पत्र पढ़वाने जाते थे, कि कुछ सलाह मांगने जाते थे कि मैं क्या करूं, और वो सलाह देते थे, उसी बात को मानते थे लोग। ठीक है, तो ये जो मध्यम वर्ग है, सबसे महत्वपूर्ण है लेखक। शिल्पकार जो थे ये भी इसी श्रेणी में आप समझ सकते हो। ये लोग शहर में रहते थे, काम भी करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग चाहते थे कि सामाजिक जो व्यवस्था है, जो फ्रांस का जो सिस्टम है, वो बदलाव हो। और आप लोग जानते हैं जो बदलाव है वो किसके द्वारा होता है? बदलाव क्रांति के द्वारा होता है। तो इसमें शिल्पकारों का समूह भी इसका समर्थक था। और एक सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से यानी कि फ्रांस की जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई थी। ये लोग राजमहलों में आराम से मस्त मजे ले रहे थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के ऊपर अनाप शनाप पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा था। सब कुछ पहले चल रहा था।
लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ी, कर्ज ले लिया, कर्ज से काम चलाने लगे, लेकिन कर्ज मिलना बंद हो गया। तो उसके बाद जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और जब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपना पैसा कहाँ से वसूल करते, नीचे के लोगों से वसूल करते। कुलीन वर्ग को छेड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, पहले आप क्या करो, ये मामला जो है वो ईरे स्टेट्स में ले जाओ, वहाँ पे अधिवेशन होगा, वहाँ से बिल पास होंगे। तो इन्होंने उसको इर्जा के रख दिया, क्योंकि ना तो पादरी वर्ग चाहता था और ना कुलीन वर्ग चाहता था कि हम लोग क्या दें, टैक्स दें। तो इसीलिए इनके अंदर आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और राजा के आदेशों को मानने से अवहेलना कर दी जाती है। तो उसी समय लग गया था कि अब कुछ ना कुछ जरूर होगा, और जब कुछ ना कुछ होगा तो क्या होगा, क्रांति होगी। लेकिन इस क्रांति से पहले कुछ महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हें आपको सुनना चाहिए। जैसे रूसो था, मोंटेस्क्यू था, तो ये इनको समझना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, इनके विचारों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, नेपोलियन के द्वारा ये बात बोली गई थी। नेपोलियन ने कहा था कि अगर फ्रांस में रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, क्योंकि रूसो के जो विचार थे उनका जनता के पर सीधा असर पड़ा, सटीक असर पड़ा, और ऐसे असर पड़ते थे कि उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाता था। ठीक है, तो दार्शनिक एवं विचारक, और इस दार्शनिक एवं विचारक में जो नाम आता है वो नाम आता है मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू का नाम आता है। देखिए, मोंटेस्क्यू जो होता है, इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है। कब लिखी जाती है, 1748 में लिखी गई थी, और उस किताब का नाम था कानून की आत्मा। ठीक है, क्या नाम था, कानून की आत्मा। तो वो जो किताब होती है वो कानून की आत्मा के नाम से जानी गई। क्लियर, कानून की आत्मा के नाम से जानी गई। तो 1748 में कानून की आत्मा के नाम से उस पुस्तक को जाना गया, और उस पुस्तक में उस व्यवस्था के खिलाफ बहुत बहुत बड़ी बातें की गई थी। और इस मोंटेस्क्यू जो है, ये मोंटेस्क्यू जो है वो प्रथम व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना की थी। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जो फ्रांसीसी जो कि फ्रांसीसी राजतंत्र होता है उसकी आलोचना करता है। तो उन आलोचना करने वाले लोगों में इस मोंटेस्क्यू जो है इसका पहला नाम आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट व्यक्ति होता है जिसके द्वारा क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। इसने कहा था कि ये सभी गली खोखली जो संस्थाएं हैं किसी काम की नहीं है। ठीक है, और इसके अनुसार इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो कार्यपालिका है, इनकी जो न्यायपालिका है, इनकी जो व्यवस्थापिका है, इन तीनों को अलग अलग शक्तियां जो है वो क्या करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन तीनों का अलग से विभाजन किया जाए, और अलग से विभाजन करके, ठीक है, अलग से विभाजन करके और तीनों को पृथक पृथक शक्तियां जो है वो प्रदान की जाए। इसमें बताया गया न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है इनको अलग अलग शक्ति जो है वो प्रदान की जाए, ये बात चाहता था मोंटेस्क्यू। ठीक है, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अच्छा लेखक था, एक अच्छा कवि था, एक अच्छा कलाकार था, एक अच्छा नाट्यकार था। तो ये सारे जो गुण थे ये इसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब इसके द्वारा भारतीयों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावी व्यंग्य किए गए, सबसे ज्यादा प्रभावी क्या किए गए, व्यंग्य किए गए। और इसके द्वारा जो व्यंग्य किए गए थे उस व्यंग्य में ये चाहता था कि स्वतंत्रता का समर्थन करता था व्यंग्यात्मक रूप से। ये व्यंग्यात्मक रूप से क्या करता था, स्वतंत्रता का समर्थन करता था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का समर्थन। क्या था ये जो था वो था स्वतंत्रता का समर्थक। इसके अलावा ये इसने किसके ऊपर टिप्पणी की थी, इसके द्वारा चर्च के ऊपर टिप्पणी की गई थी और ये चर्च को बदनाम चीज कहकर संबोधित करता था। आप लोग सोच सकते हो उस समय, उस काल में, उस समय ये चर्च को बदनाम चीज बोलता था। क्या बोलता था, बदनाम चीज, बदनाम चीज के नाम से चर्च को संबोधित करता था, चर्च को संबोधित करता था, संबोधित करता था। तो बदनाम चीज के नाम से चर्च को संबोधित करता था। आप लोग समझ सकते हो ना कि उस समय इसके अंदर कितनी हिम्मत होगी इस काम को करने के लिए। ठीक है, उस समय ये चर्च को बदनाम चर्च के नाम से संबोधित किया करता था। और ये काम आपको केवल पढ़ना नहीं है, समझना है, सोचना है कि उस काल में कितनी हिम्मत की होगी। आप आज के समय पर किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देते हो तो मुकदमे हो जाते हैं। उस समय तो राजतंत्रात्मक शासन था, राजा खुद समर्थक था और उस समय इनके द्वारा टिप्पणी करना बहुत ही भावुक का काम आप लोग मान सकते हो। इसके द्वारा रचना की गई 14वीं लुई का इतिहास, 14वीं लुई का इतिहास, ये क्या है, प्रसिद्ध रचना है। क्या है, प्रसिद्ध रचना है। मोंटेक्यू के द्वारा कानून की आत्मा जो है वो लिखी गई थी और इनके द्वारा लुई 14वें का इतिहास जो है वो लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ लुई 14वां। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है बाल्टियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह से 12 से कौन रूसो, कब से कब तक, 1712 से लेके और 1778 तक जो प्रभाव रहा वो रूसो का रहा। और रूसो के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि अगर ये फ्रांस के इतिहास में नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। नेपोलियन ने इतनी बड़ी बात बोल दी, देखो, अगर यह फ्रांस में ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होगी। यह बात बोली गई थी नेपोलियन के द्वारा कि अगर रूसो नहीं होता, रूसो को उसने पूरा जो ठीकरा है वो रूसो के ऊपर फोड़ दिया। उसका मानना था कि इसके लेखों को पढ़ के, इसके द्वारा जो बोली गई बातें हैं इनको पढ़ के ये क्या हुई, क्रांति हुई। तो इसके ऊपर पूरा दारोमदार जो है वो डाल दिया गया, रूसो के ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए रूसो के द्वारा क्या बात बोली गई थी। रूसो के द्वारा यह बात बोली गई थी कि जब जो मनुष्य है, जब वो आदि मानव के स्वरूप में था तो बड़ा ईमानदार था, उसके अंदर छल कपट कुटिर जैसी कोई चीज नहीं थी। शासन सत्ता दाव पेट कूट नीति
छल कपट, न्याय, समानता, असमानता, जाति वर्ग विभिन्नता, ऐसी उसके अंदर कोई बात ही नहीं थी। वो आराम से खाना खाता और उसके बाद भूल जाता कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब से इंसान सभ्यता सीखा है, जब से इंसान सभ्यता सीखा है, तब से उसकी जो जिंदगी है ना वो बेकार हो गई है। इसलिए रूसो बोलता था कि सभ्यता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। किसके द्वारा बोला गया? रूसो के द्वारा यह बात बोली गई थी। क्या बात बोली गई? कि सभ्यता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यह बात किसके द्वारा बोली गई? यह बात बोली गई थी रूसो के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि यह बात किसने बोली थी, क्योंकि रूसो सामान्य नहीं है। ठीक है, इस सभ्यता को उखाड़ फेंक देने वाली बात जो है वो किसके द्वारा बोली गई? रूसो के द्वारा बोली गई। रूसो की सुप्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक संविधान। कौन सी? सामाजिक संविधान। इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है सामाजिक संविधान। और ये जो पुस्तक है जिसका सामाजिक संविधान है, इसका अर्थ यह है, इसका जो पहला शब्द इसमें लिखा हुआ है, वो पहला शब्द इसमें यह लिखा हुआ है कि मनुष्य जो होता है वो स्वतंत्र पैदा होता है। पैदा कैसा होता है? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थक बहुत बड़े स्तर पर किया था। इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बंधनों से जकड़ा होता है। आते ही उसकी जाति बन जाती है, धर्म बन जाता है, कुल बन जाता है, गोत्र बन जाता है, वर्ग बन जाता है। बहुत बंधन तो पैदा होते ही लग जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो सामाजिक संविधान क्या है? इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक संविधान। तो ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनके द्वारा सीधा है वो सरकार को टारगेट किया गया था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो इंसान की अधिकारों को नियंत्रित ना करे, उसके कर्तव्यों को नियंत्रित ना करे, मनुष्य इंसान को स्वतंत्र छोड़ दे, उसके खुद के अधिकार, खुद राजनीतिक अधिकार, सभी के सामाजिक आर्थिक अधिकार मनुष्य के पास खुद होने चाहिए। सत्ता केवल शासन का संचालन करे, वो इंसानों को नियंत्रित में ना करे। तो इनकी कृति, इनके लेख, इनकी पुस्तक, इनके व्याख्यान को सुन के जो जबरदस्त विद्रोह पनपना, तभी नेपोलियन बोल उठा कि ये रूसो ना होता ना तो फ्रांस में क्रांति ना होती। ठीक है, तो रूसो एक बड़ा व्यक्ति था जिसने ये सब कुछ करा दिया। तो उम्मीद है यहां तक, जहां तक हमने विचारों में इसके क्रांति के जो कारण है इनका अध्ययन किया है, आपके बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि फ्रांस की जब क्रांति घटित होती है तो इस क्रांति में जो घटनाएं घटित हुई थी वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, किधर लड़ाई झगड़े मारपीट, कैसे सत्ता की उठापटक दाव पेच, कैसे क्या क्या चला था। तो इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, ये फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जो भी क्रांति होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से, ये शब्द जो हैं यही प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो लेक्चर हैं, ये जो टॉपिक हैं, इनको सीरियस होकर सुना करो, सीरियस होकर पढ़ा करो, क्योंकि शुरुआत करने वाले बहुत होते हैं लेकिन लास्ट तक यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग नियमित रूप से लेक्चर सुनिए, अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स बहुत प्रभावी साबित होते हैं ऐसे आने वाले समय में। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही ये जो लेक्चर हैं इनको तैयार करके रखोगे तो आपके लिए प्रभावी साबित होंगे। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।